हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और मैं आज आपको एमपीपीएससी का एक नई सीरीज़ जिसका नाम है एमपीपीएससी का सिलेबस जो है प्रीलिम्स का उसका डिकोडिंग करके बताऊंगा, है ना। तो इस सीरीज़ में मैं यूनिट वाइज करूंगा सारी चीज़ें, पहले से लेके 10वीं यूनिट तक। तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दो सेक्शन में बांटता हूँ पूरा सिलेबस को, 10 यूनिट को। एक वो पोर्शन है जो अपन को ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, और एक वो पोर्शन जिसको आपको ज़्यादा पढ़ के भी आपको कम ही नंबर आने हैं, ठीक है। तो जैसे एमपी का क्वेश्चन 30 से 35 हर साल आते हैं। तो पहली, तीसरी और जो 5वीं यूनिट है, सबसे पहले आप लोग सब अपना सिलेबस लेके बैठिए साथ में सामने। आप अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करिए और पहले सिलेबस लेके आइए, है ना। तो उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करिए। तो मेरा ये है कि पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और 5वीं यूनिट, है ना, ये 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा पुराना ट्रेंड कि 30 से 35 क्वेश्चन हर साल आते हैं, है ना। तो अपन को हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो पॉलिटी और इकोनॉमी है एमपी की, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें से अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आप बाहर होंगे, ये तय है। आप चाहे इंडिया की हिस्ट्री कर लीजिए, इंडिया की जियोग्राफी कर लीजिए, करंट अफेयर कितना भी कर लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, आईटी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर एमपी से क्वेश्चन गलत हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले ये वाले यूनिट्स का पहले डिकोडिंग बताऊंगा, उसको सिंपल करूंगा, है ना। जो आपको कभी कभी अपन मिस कर देते, कुछ कुछ पॉइंट्स मिस कर देते, उसको मैं हाईलाइट करूंगा और मैं बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। अपन को सिर्फ क्लियर करने से मतलब है, किसी भी तरीके से, चाहे ट्रिक से याद हो, कैसे भी याद हो, कहानियों से याद हो, कैसे भी हो, है ना। अपन को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना, वो रट्टा मार के कुछ भी करके। तो मैं आज स्टार्ट करूँगा यूनिट 1 से, है ना। तो यूनिट 1 से इसको इन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से बांट दिया है। तो आपको जो बुक्स पढ़ते हैं वो बहुत डिटेल में होती है, बहुत डीप होती है ना। और बहुत सारे टाइप की अलग अलग बुक्स होती है, किसी में कुछ डाटा रहता है, किसी में कुछ डाटा रहता है। तो उन सबको आप प्रायोरिटी ना दीजिए, पहले आप सिलेबस को प्रायोरिटी दीजिए कि सिलेबस क्या कह रहा है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा चलना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, नोट्स के अकॉर्डिंग, किसी कोचिंग कुछ नहीं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, सिलेबस में जो कहाँ है वो टॉपिक पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको पहली बात आपको बता देता हूँ, उसको डिटेल में बताने से पहले, कि 3 स्टेजेस में तैयारी करना है। पहले स्टेज जो आपको दिया है, जो भी टॉपिक दिया है, जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया है, उसको जो जैसे मैं इसको 8 टॉपिक में बांटा गया है। तो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये पहला टॉपिक है। तो इसमें स्पेशली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि प्रमुख घटनाओं की बात करनी है ना। प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी, राजनीतिक, सामाजिक, ये सब चीज़ें क्या हुई थी। और में मुख्यतः राजनीति की होगी, है ना, कि क्या क्या युद्ध हुए हैं, है ना, एमपी से रिलेटेड। और कौन कौन से, जैसे अशोक ने इतने सारे यहाँ पे शिलालेख, स्तंभलेख सब बनवाए हैं, तो वो घटनाएं प्रमुख अपन को बतानी है। फिर आज़ादी के टाइम नेक्स्ट टॉपिक आपका स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला टॉपिक में आपको एंशिएंट से मिडेवल तक पढ़ना है ना, पहले टॉपिक में। और फिर जो अपना प्रमुख राजवंश जो आते हैं, है ना, ये अपने सिंधिया और होलकर तक, उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण युग, तो ये अलग से टॉपिक देखे रखा है। तो आप इसको इसी सीक्वेंस में पढ़िए, है ना, कि अब दोनों के वेटेज, जैसे पहले दोनों टॉपिक जो है हिस्ट्री से है, बाकी 6 टॉपिक कल्चर से है ना। ये आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और सिलेबस में क्या कहा गया है। सिलेबस में साफ क्लियर कहा गया है 8 टॉपिक है, जिसमें से सिर्फ 2 टॉपिक हिस्ट्री के हैं, सिर्फ 2 टॉपिक हिस्ट्री के हैं, बाकी सब कल्चर के हैं। तो ऐसा ना हो कि आप हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि आप हिस्ट्री के चक्कर में कल्चर छोड़ दें, है ना, ये कभी नहीं करना है। इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, ना कि बुक, क्योंकि बुक में क्या है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा दी गई है डिटेल में, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन कल्चर पीछे छूट जाता है। तो आप पहले कल्चर को फोकस करिए, है ना। या अगर हिस्ट्री भी पढ़ती है तो शॉर्ट में निपटा दीजिए हिस्ट्री को, कल्चर को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि इसे 6 टॉपिक्स कल्चर के हैं और 2 टॉपिक पहले और दूसरे हिस्ट्री के हैं। तो पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण घटनाएं। तो घटनाओं को क्या करो कि एक 3 मार्कर जैसा बना लो, है ना, प्रमुख घटनाएं। तो आपका एक तो मेंस के लिए 3 मार्कर भी तैयार हो जाएगा, और इसकी एक जितनी, और प्रीलिम से मुझे इतने ज़्यादा ये है कि उस 3 मार्कर का जो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप लिखते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, है ना, जैसे सांची का पूछ लिया, है ना, तो आप उसके 3 पॉइंट लिख दोगे, ये किसने बनवाया, है ना, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ और जगह कौन सी है,
या उसकी खोज किसने की है, 4 टॉपिक से अलावा मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन डीप में आएगा। अगर आएगा भी तो अगर इनमें से क्वेश्चन आपका बेसिक अगर गलत हुआ तो आप बाहर होंगे। अगर इतना डीप पूछ लेता है तो वो सबके लिए टफ है। अगर बहुत ज़्यादा डीप पूछ लेता है कोई क्वेश्चन तो सबके लिए टफ है ना। लेकिन अगर इन 3 टॉपिक्स में से जो उसके सांची के बारे में 3 फैक्ट है, इनमें से अगर गलत होता है तो आप बाहर होते हो, है ना। इसलिए हमेशा सिंपल चीज़ों पे जाइए, है ना। आप इसे टफ मत बनाइए, एग्जाम को सिंपल बनाइए। जो बहुत बेसिक सी टॉप चीज़ है, जैसे सांची कहाँ है ना। अब ये आपको नहीं पता होगा, कौन से नदी के किनारे, ये नहीं पता होगा तो आप बाहर हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही आपको सारी घटनाएं जो है, प्रमुख राजवंश, अब कौन सा राजवंश कहाँ है ना, किसने स्थापना की, है ना, उसकी राजधानी क्या है, ये 3 फैक्ट हुए, है ना। अगर इनके बारे में आपको नहीं पता, उसके प्रमुख राजा शासक कौन है वो नहीं पता है तो आप बाहर होते हो प्रीलिम्स में से, ठीक है। उसके डिटेल में आपको पढ़ना है। मैं 3 स्टेज बताया। पहली स्टेज, इसको सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू लीजिए, सारे पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, कि एक नज़र में फटाफट आपने पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया। दूसरा स्टेज है कि उसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हैं और क्या चांसेस है इसमें आने के। और तीसरा स्टेज होता है फिर आप डीप जाइए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही चलिए। अगर आप ये सोचोगे कि मैं, जैसे कभी कभी अपना लगता है कि यार इतना डीप क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं सारे टॉपिक डीप में कर लेता हूँ, है ना, तो फिर आप उलझ जाओगे। आप बाकी पुरानी 2 स्टेज आपने पहले और दूसरे स्टेज स्किप करके 3rd स्टेप पे चले गए तो फिर सिलेबस आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। एक यूनिट ही आपकी ख़त्म नहीं होगी। जो पहली यूनिट है ना हिस्ट्री की, यही ख़त्म नहीं होगी आपसे, है ना। बाकी 9 यूनिट तो छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स है। आप 7th यूनिट देख लीजिए कितनी बड़ी है ना। इसमें इंडियन इतिहास आप 4 पॉइंट दिए हुए इनने, लेकिन पूरी इतिहास डाल दिया है ना। आएंगे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और यही चीज़ है। तो आप पूरे सिलेबस को पहले ओवरव्यू लीजिए, है ना, पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में फिर उसको एनालिसिस कीजिए कि इससे कितने डीप क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं उतना पढ़ लूँ, है ना, मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग। फिर तीसरे स्टेज, जब आपके 2 स्टेज खत्म हो जाए, आपके बेसिक क्वेश्चन सही होने लगे, उसका एमसीक्यूज लगाइए। पहले स्टेज में आप एमसीक्यूज लगाइए, क्या मेरे से बेसिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं जो जेन्युइन है, मतलब जो किसी को भी पता होते हैं, सबको पता होते हैं, है ना, तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर दूसरे स्टेज आती है कि आप उसको थोड़ा सा डिटेल में ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोले, फिर उसके एमसीक्यूज लगाइए कि क्या मैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ जो थोड़े से टेक्निक थोड़ा डीप है ना, फैक्ट बेस्ड है। फिर तीसरे पे आप जाइए कि फिर एनालिसिस कीजिए। फिर आप 2 हो चुके हैं, अपना बेसिक क्लियर है। अब उसको थोड़ा सा डीप में जाने की ज़रूरत है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए। फिर वो स्टेज होती है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आप सबको सॉल्व करने की कंडीशन में रहे, या तुक्का लगाए तो प्रोबेबिलिटी हो कि आपका तुक्का सही हो जाए, उसकी वो होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो ये पहले जैसे मैं ये 2 आपको टॉपिक बताई दिए, है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन का आपको पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ। आपको अगर टाइमलाइन पता है, हिस्ट्री का मेन चीज़ होता है कि टाइमलाइन, तो आपको टाइमलाइन पता है तो जैसे पहले पॉइंट में सारी हिस्ट्री दे दी उनने, एंशिएंट से लेकर मिडिवल तक, तो कितना सारा टाइम कवर कर लिया। और सेकेंड में सिर्फ आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसका मतलब है कि दोनों का वेटेज बराबर हो गया। तो अपन को ईजी कौन सा है, ये मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो इसको पहली प्रायोरिटी दीजिए, इन सब टॉपिक्स में प्रायोरिटी तय कर लीजिए। तो पहले स्वतंत्रता आंदोलन का जो योगदान है मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडिवल हिस्ट्री है, तो मेरे ख्याल से एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एंशिएंट को थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा है, तो जितना याद रहे ठीक है, जितना नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, है ना, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको जितना हो गया बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप हो सकता है कि आप रेगुलर पढ़ते रहिए, लेकिन माइंड में आपको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, टफ लग रहा है, तो उस पर माइंड मत कीजिए। लेकिन अगर स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन गलत हो रहे तो दिक्कत की बात है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एंशिएंट का हो सकता है कोई हो जाए, क्योंकि कितना डीप आएगा कोई आइडिया नहीं है, बहुत डिटेल है ना। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात, है ना। तो इसको कैसे पढ़ना है, पहले स्वतंत्रता आंदोलन को प्रायोरिटी देनी है, फिर वापस आपको जाना है घटनाओं पे। कौन सी घटनाएं, इतिहास की घटनाएं, इतिहास में भी एंशिएंट, ठीक है। जैसे अपने यहाँ एंशिएंट में ज़्यादा कुछ हुआ है, मिडिवल में इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। फिर आते कला और संस्कृति, तो कला एवं संस्कृति के यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी इसको दीजिए, ये जो 6 पॉइंट है इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ना कि हिस्ट्री में से,
है ना। तो अब अपन ने हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी, स्वतंत्रता आंदोलन को, लेकिन पूरे यूनिट 1 में से प्रायोरिटी आर्ट एंड कल्चर को देनी है ना। इसका मतलब अगर आप 2-3 घंटे अगर यूनिट 1 को देते हैं तो उसमें से 1-1.5 घंटा आपको कल्चर को देना है, बाकी जो आधा घंटा बचा है उसको आपको हिस्ट्री में देना है, ठीक है। तो ये तरीका है, मतलब इस तरीके से कह रहा हूँ, मतलब आप 100% अगर स्टडी करते हैं तो आप 75 to 80% किसको दीजिए, कल्चर को दीजिए, बाकी जो बचा वो हिस्ट्री को दीजिए। एमपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमें लिस्ट लेके रखिए, मध्य प्रदेश की कला एवं स्थापत्य कला पहला टॉपिक है, मतलब तीसरा टॉपिक है। तो कला एवं स्थापत्य कला, तो कला एवं स्थापत्य कला की आप सबसे पहले आप मैप से कर सकते हैं इसको, है ना, कि या कौन सी कला कहाँ होती है। पहले इसका थोड़ा सा आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं कि कितने टाइप की कला होते हैं, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहे हैं और कौन सी जगह पे, जैसे गुप्त काल में मंदिर बनते हैं ज़्यादा, तो आप वो आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा, है ना। तो ये चीज़ होती है, अगर आपको डिटेल में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है, जैसे कुछ कुछ पोर्शन किसी का स्ट्रांग होता है किसी का नहीं होता है, तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ कि जिस अच्छा अगर स्ट्रांग है तो अच्छी चीज़ है, नहीं है तो उसको ये इस तरीके से आप कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि गुप्त में मंदिर ज़्यादा बनते हैं, तो मंदिर का क्वेश्चन आया तो प्रोबेबिलिटी है कि मंदिर गुप्त काल में ही बनाओ, ठीक है। जैसे वो स्तूप कब बनते हैं, मौर्य काल में अशोक ने बनाए, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप वही आंसर लगाए, है ना, ये चीज़। तो जनजातियों का आपको मैप बना लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना, और उनकी बोलियाँ कि किस एरिया में क्या होता है, त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य। तो इनका क्या करिए, इनको डिटेल में पढ़ने से पहले इनकी एक शॉर्ट में लिस्ट बना लीजिए, है ना, कि कौन कौन से कहाँ कहाँ होते हैं, शॉर्ट में बिल्कुल, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन से कहाँ पे होते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ना तो है, लेकिन अगर आपको जैसे कोई भी त्यौहार मान लिया, कोई संगीत कला मान ली, है ना, अगर उसका बेसिक नहीं पता है कि किस एरिया में होता है तो डिटेल पढ़ के आप क्या कर लोगे, है ना। और क्वेश्चन अगर बेसिक वाला गलत हो जाता तो आप बाहर हो, है ना। अगर उनकी डिटेल आती है और वो डिटेल में से आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो ठीक है, वो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ करेगा, है ना, और वो बाहर करने की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि आपके पास ईजी क्वेश्चन से आप बाहर हो गए हो। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो साहित्यकारों के आपके नाम और उसकी जगह कहाँ है वो पता होना चाहिए, और उनकी कृतियाँ प्रमुख, ठीक है। ये शॉर्ट में आप ये कोई बहुत सारी बुक्स में भी ये लिस्ट बना के दे देते हैं, है ना, वो पहले कर लीजिए, उसके बाद में उसके डिटेल में जाइए कि कौन था, क्या था और उनका योगदान क्या है, सारी चीज़ें। ऐसे ही नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पर्यटन स्थल। तो पहले इनकी लोकेशन पता होना चाहिए आपको, अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर बाकी उसका डिटेल पढ़ने से कोई कुछ नहीं होगा। तो आपको ये वही 3 स्टेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व पूछा इनने, तो व्यक्तित्व में आप पहले तो वो किस जनजाति से है वो आपको पता होना चाहिए, और उनका एक प्रमुख कार्य या उपलब्धि, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, उसके बाद में आप उसका डिटेल जाइए। तो पूरा पहले यूनिट जो है मैंने आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट करने की कोशिश की है कि सिंपल कैसे बनाना है, टफ नहीं बनाना है ना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको पहले करना है। उसके बाद आपको जो आपके जैसे कभी कभी क्या होता है, अपन को क्वेश्चन देख के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के लगता है कि बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, तो डिटेल में जाना तो है लेकिन पहले आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में एमपी की ज्योग्राफी के बारे में आपको थोड़ा बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।